हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज है हमारा 11वां दिन और इससे पहले 10 दिन हमारे निकल चुके हैं। दोस्तों 11वें दिन से आज से हमारी गति दोगुनी रहेगी क्लासेस की, पढ़ने की, टाइम टेबल की। और ये रहा आज का टाइम टेबल, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेज को मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, ठीक है। आज का जो टाइम टेबल है इसमें यूनिट 8 को रखा है मैंने। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से यूनिट 13 को स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान में, जिसमें क्या इसमें केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और यूनिट 8 अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं किसमें, मैथ में, ठीक है। और अभी जो 45 दिन का चैलेंज है उसमें मैंने छोटा सा चैलेंज को रखा है कि इस संडे से लेके उस संडे तक, यानी इस संडे के बीच में मैं 5 यूनिट आपकी कंप्लीट कराऊंगा मैं, 5 यूनिट, जिसमें अपनी ये 8 हो जाएगी, विज्ञान की भी 8 हो जाएगी, विज्ञान की 13 हो जाएगी, समाज विज्ञान की 8 हो जाएगी और मैथ की 8 हो जाएगी। और हिंदी इंग्लिश में तो पूरी 3-3 यूनिट है, तो उसका मैं देख लूंगा अपना। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपनी और 2 कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ आपसे आज, ठीक है। पहली कमिटमेंट क्या हो जाती है कि अगर आपको एमपी टेट के लिए जो मैं क्लास लेने वाला हूं ना, इससे अच्छी क्लास मिल जाए तो आज ही मेरी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। आखिरी क्लास होगी। अगर आपने बोल दिया कि इससे अच्छी आपको यूट्यूब पे कहीं भी क्लास मिल सकती है एमपी टेट के लिए, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, मैं एसआई की, ठीक है, एमपीपीएससी की, किसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जैसे समाज विज्ञान है, ठीक है, इतिहास है, यूजीसी नेट है, बहुत बड़ी क्लासेस चलती है, मैं एमपी टेट की बात कर रहा हूँ। इससे अच्छी क्लास मिल जाए तो ये आखिरी क्लास होगी मेरी आज। दूसरी एडवाइस आपके लिए क्या है, ठीक है, मैं जो क्लास लेने वाला हूँ उसके लिए आप देख लीजिए, जो नोट्स है मेरे पास में, ये आपके लिए नोट्स हैं ये, ठीक है। और ये जो मेरे बुक के नोट्स हैं, ठीक है, ये बुक के नोट्स हैं यहाँ पे ये। तो आपको एडवाइस मेरी ये है कि आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईयरफोन लगा लीजिए या बस फोकस होकर सुनिए मेरी क्लास को, ठीक है। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना तो की पॉइंट लिख लीजिए बस। उसके बाद क्लास ऐसी खत्म होगी, ये नोट्स मैं क्लास खत्म होते ही ग्रुप में डाल दूंगा। आज से प्रॉपर क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक क्या है, इतिहास शास्त्र क्या होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास और जानने के स्रोत। इसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, महाकाव्य, विदेशी यात्री वृत्तांत, जो विदेशी यात्रा उनका वृत्तांत है, शिलालेख है, मुद्रा शास्त्र है, पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, ठीक है। समय मेरे पास बहुत कम है, सीधे डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, पहली बात अपन, पहला जो टॉपिक था अपना वो है अपना इतिहास से आज से क्या होता है दोस्तों। तो इतिहास से क्या आज से होता है भाई, अतीत में बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है वो क्या है, इतिहास है। अगर आज का समय है वो निकल जाएगा तो वो क्या हमारे लिए क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तो बस यही इतिहास से आज से क्या होता है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, एक समझने के लिए था ये यहाँ से, ठीक है। इसका सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है। यहाँ से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, ठीक है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसको जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो भाई एक चीज बताओ मुझे आप, आज से 2000 साल पहले कोई घटना घटित हुई, ठीक है, 3000 साल पहले कोई घटना घटित हुई, तो आप उसको कैसे जानोगे, क्या आप उस टाइम वहां पे थे, नहीं थे। तो क्या वहां पे जो मान के चलिए जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा हुआ है, क्या वो वहां पे थे, नहीं थे। तो उनको इतिहास की जानकारी कैसे मिल रही है, तो उनको इतिहास की जानकारी 3 स्रोतों से मिल रही है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। पेपर यहीं से बनेगा पेपर, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दिया ना, उन्होंने ऐसे ही दिया, ठीक है, टाइम पास के लिए दिया, उन्होंने पॉइंट दिया सिलेबस में, जो दिया है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, उन्होंने मेंशन किया है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको, ना कोई पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पढ़ लीजिए। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं दोस्तों। कितने स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत, क्या होता है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा होता है पुरातात्विक, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, विदेशी यात्रियों का विवरण होता है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत में अपन क्या देखेंगे भाई, साहित्यिक स्रोत में अपन ये देखते हैं कि मान के चलिए अपन मौर्य काल की बात करते हैं, तो क्या मौर्य काल में ना तो आप थे, ना मैं था, ना कोई इतिहासकार था, पर मौर्य काल में कौन था, मौर्य काल में था कौटिल्य, मौर्य काल में कौन था, चाणक्य, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र, मौर्य काल में कौन था, मेगस्थनीज, कौन था, मेगस्थनीज। जो सेल्यूकस का कौन था वहां पे दूत था, जिसने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो ये थे वहां पे मौर्य काल में। तो जब उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, वो चिल्ला चिल्ला के कहती है, चिल्ला चिल्ला के भाई मौर्य काल में ये हुआ था, भाई मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था ऐसे चलती थी, मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था ऐसे चलती थी, ठीक है। तो इससे अपन को जानकारी मिलती है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत आपको समझ में आ गया भाई, जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है, धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को अभी इसका मैं डिवाइडेशन करने वाला हूं, ठीक है। ये अभी साहित्य को आप समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, देखिए, आज अपने पास सिक्का होता है, सिक्का,
है ना, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, उस पर सन डली होती है जब वो बना होता है 2004, 2006, 2003, आप देख लीजिए, उस पर गवर्नर के सान होते हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन उस टाइम पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से उस टाइम पे मान के चलिए अपन मौर्य काल में जाए, गुप्त काल में जाए, इससे पहले भी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में जाए, तो भाई उनके सिक्के पे मिले अपन को, तो सिक्कों पे एक तो सन मिल जाती अपन को कि भाई इतनी सन में सिक्का बना है। दूसरा, उस सिक्के पे उस शासक का नाम डला होता है कि भाई ये सिक्के को किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, बिंदुसार ने बनवाया था, ठीक है। तो या फिर तो अपन को ये 2 जानकारी मिल गई। इसके बाद में इसका और क्या जानकारी मिलती है, अब मान के चलो कोई सिक्का है, जैसे कि मौर्य काल का सिक्का मिल गया अपन को, और मौर्य काल का सिक्का अपन को कहां जाके मिला है, मान के चलिए गुप्त काल मिल गया, तो अपन को जानकारी क्या मिलती है कि मौर्य काल का गुप्त काल से क्या होता था, व्यापार होता। इसका पहले तो सिक्के हो गए, दूसरा आभूषण, ठीक है, तीसरा मृद भांड यानी बर्तन, बर्तन है, आभूषण है, चौथा है क्या, हथियार, उस टाइम पे जो हथियार होते थे। तो इन सारी चीजों से क्या जानकारी मिलती है अपन को, इतिहास की जानकारी मिलती कि मिलती। पुरातत्व में क्या, बिल्डिंग इमारतें, भाई आज अपन बात करें ग्वालियर का किला है अपना, झांसी का किला है अपना, या फिर अपन जाओ तक्षशिला चले जाओ, वहां पे भी कुल अवशेष बचे हुए हैं ना उनके विश्वविद्यालयों के, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं भैया कि हमें ऐसे ऐसे बने हैं, उन पर कुछ उत्कीर्ण है, उनको अपन पढ़ सकते हैं, तो उनसे पता चलता है इतिहास की जानकारी मिल रही है इसको अपन से, ठीक है। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए ऐसे चंद्रगुप्त दरबार में कौन आया था, मेगस्थनीज आए थे, तो उन्होंने क्या इंडिका लिख दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए हुए, जैसे कि वेनसोंग आया था, तो किसके दरबार में आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो वेनसोंग हो गया, मेगस्थनीज हो गया, तो चीनी यात्री आए, अपने यहाँ पे अरबी आए, फारसी आए, जितने भी यात्री आए हैं उन यात्रियों ने यहाँ पे आके विवरण दिया है, पुस्तकें लिखी हैं, वो विदेशी यात्री का विवरण हो गया। 3 फैक्ट समझ में आ गए, चलिए अब आगे चलो फटाफट। देखिए अब सबसे पहले इसका डिवाइडेशन करने वाला हूं मैं साहित्यिक स्रोत का। तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक तो होता है धार्मिक साहित्य, कौन सा होता है, धार्मिक, एक होता है लौकिक साहित्य, कौन सा होता है, लौकिक साहित्य। अब देखिए धार्मिक साहित्य क्या होता है, धार्मिक साहित्य वो साहित्य होता है जिसमें हमको क्या धर्म ग्रंथ मिलते हैं, धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है। उसके बाद में धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटेंगे अपन, कितने भागों में, 2 भागों में। और लौकिक साहित्य में क्या होता है दोस्तों, लौकिक साहित्य लोक जगत के जो रचना, जगत के जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि मान के चलिए कोई राजा है, उसके दरबार में जो दरबारी कवि है, तो उनने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लौकिक साहित्य बोलते हैं। और धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धार्मिक साहित्य बोलते हैं, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य को अपन कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। धार्मिक साहित्य में कौन से, एक तो ब्राह्मण साहित्य और एक होता है ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं, ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आते हैं। और जो ब्राह्मणेतर साहित्य ना, इसमें जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उनमें जितने साहित्य लिखे गए ना वो आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में, ठीक है। चलिए अब ऐसे कि ब्राह्मण साहित्य ना, इसको भी अपन क्या 2 भागों में बांटते हैं, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ दोस्तों, श्रुति और स्मृति। देखिए श्रुति ग्रंथ क्या होते हैं, ऐसे ग्रंथ जिनको सुना गया फिर बाद में लिखा गया। और स्मृति ग्रंथ जो स्मृति के आधार पर क्या है, जो लिखे गए थे, स्मृति ग्रंथ होते हैं। श्रुति ग्रंथ में क्या होते हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, 4 ग्रंथों के मैं नाम बता रहा हूँ, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ये कौन सी ग्रंथ होते हैं दोस्तों, ये होते हैं श्रुति ग्रंथ, ठीक है। और वेदांग स्मृति ग्रंथ, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत, ये कौन से ग्रंथ हो जाएंगे दोस्तों, स्मृति ग्रंथ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लिखना कुछ नहीं है, आपको पूरा नोट सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो श्रुति ग्रंथ हो गया अपना, स्मृति ग्रंथ हो गया। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सीधे यहाँ पे, कहाँ पे, वेद से, ठीक है। अपन सीधा वेद स्टार्ट करते हैं। देखिए श्रुति ग्रंथ में क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक बार। श्रुति में है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है, वेदों से। देखिए वेदों की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है दोस्तों हमारे वेद। आपने नाम सुने होंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो ये कैसे हैं दोस्तों, हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है। तो अब अपन देखो, जो वेदों की बात करें ना, इनको अपन क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता मतलब क्या होता है, संकलन। देखिए वेदों के बारे में अपन कहें तो वेदों के बारे में कहना कि ईश्वर द्वारा रचित हैं, ठीक है। और एक कहावत भी है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्वेश्चन है, एक फैक्ट मेरे मुंह से निकला क्वेश्चन, ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं, तो फाइनली अपन क्या इसको महर्षि कृष्ण
द्वैपायन के द्वारा इनको क्या संकलित माना जाता है, ठीक है। और इनकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे पहले अपनाते हैं ऋग्वेद पे। किस पे आते हैं? सबसे पहले अपनाते हैं ऋग्वेद पे। किस पे आते हैं? ऋग्वेद पे। इसके जो संकलन करता है दोस्तों, संकलन करता कौन होता है? होत्र है। कौन है इसके संकलन करता? होत्र है। ऋग्वेद में क्या है? 1028 ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं और कितने? 1028 सूक्त है। 10 मंडल हैं और 1028 में क्या है? सूक्त है। ये फैक्ट है पूरे, क्या है? फैक्ट है। 10 मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल कौन सा मंडल है दोस्तों? नवीन मंडल है। और दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक कौन से? प्राचीन मंडल है। तो पहले और 10वां कौन सा? नवीन मंडल है इसमें, और दूसरे से 7वें तक का प्राचीन मंडल है इसमें, ठीक है। 8वां मंडल की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऋषि कन्याओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषि कन्याओं के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद मंडलों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें तो देखिए, 9वें मंडल में किसका है? 9वें मंडल में जहां पे देख सकते हो 9वां मंडल है ना, इसमें क्या है? सोम रस का वर्णन है। सोम रस का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त क्या होता है? जब अपने समाज में 4 वर्ण होते हैं ना, 4 वर्ण, जैसे कि समाज में अपने 4 वर्ण होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये वर्ण क्या आज हमने बनाए हैं? हमने नहीं बनाए, ये वेद काल से चले आ रहे हैं। वेद काल से ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में किसमें? पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। ध्यान रखना शीट का, ठीक है। ऋग्वेद से अपन को क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद से क्या मिल जाता है दोस्तों? हमको गायत्री मंत्र मिल जाता है, ठीक है। इसमें ऋग्वेद से क्या मिलता है हमको? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में कौन से मंडल में? 7वें मंडल में कौन सा? गायत्री मंत्र का। देखिए, गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ठीक है। देन इसके बाद अपन देखते हैं क्या, ऋग्वेद से अपन आते हैं दूसरा, अपन देखते हैं कौन सा? ऋग्वेद का सामवेद। ठीक है दोस्तों, अभी ऋग्वेद हो गया। दूसरा है अपना सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए, तो यजुर्वेद है, ऋग्वेद का अपना आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, इसके जो यजुर्वेद के जो संकलन करता कौन है? अथर्वव्यूह। कौन दोस्तों? अथर्वव्यूह। इनका नाम क्या है? अथर्वव्यूह है, ठीक है। और इसको बाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। बाजसनेयी संहिता। क्वेश्चन आएगा, बताइए बाजसनेयी संहिता कौन सा? बाजसनेयी संहिता कौन से वेद को कहते हैं? तो अपन बोलेंगे यजुर्वेद को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एंड पद्य दोनों में लिखा गया है। 3 फैक्ट हो गए इसके बारे में। और चौथा फैक्ट है, इसके अपन बात करें, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको 2 पार्ट में बांटते अपन, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो अपना यजुर्वेद हो गया। इसके बाद सामवेद, ठीक है। तो सामवेद क्या है? संगीत से संबंध है, ठीक है। संगीत से संबंध है। तो भारतीय संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं, ठीक है। इसके जो संकलन करता है सामवेद के कौन है? उद्गात है। कौन है दोस्तों? उद्गात। इसके कौन है दोस्तों? संकलन करता है। इसका होता है अथर्ववेद। ये चौथा वेद है, चौथा वेद है। और अंतिम वेद है अथर्ववेद। कैसा वेद है दोस्तों? चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की जो संकलन करता है अथर्वा ऋषि। कौन है दोस्तों? अथर्वा ऋषि। संकलन करता का अर्थ होता है जिन्होंने इसको क्या संकलित किया, जिन्होंने इसको क्या लिखा है, ठीक है, संकलित किया। तो संकलन करता कौन है इसके? अथर्वा ऋषि है, ठीक है। इसमें सभा और समिति का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभा एंड समिति का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद हो गया दोस्तों अपना, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया अपना, अथर्ववेद हो गया। अब ये वेद है ना, इनके उपवेद होते हैं। वेदों के क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है उपवेद, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का क्या होता है? शिल्पवेद होता है। तो ये क्या होते हैं इसके? आपके यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको? ये उपवेद मिल जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं भैया? जो अपने वेद है ना, वेद, इनको भली भांति प्रकार से समझने के लिए, भली भांति प्रकार से समझने के लिए वेदों को अपने ब्राह्मण ग्रंथ क्या करी थी दोस्तों? रचना करी थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में अपन देखते हैं जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐत्रेय। क्या है? कौशिकी और ऐत्रेय है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ है। और इसके बाद अपन देखते हैं सामवेद का पंचविंश जैमिनी है, अथर्ववेद का गोपद और ब्राह्मण है, ठीक है। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? आरण्यक का अपनाते हैं। आरण्यक, आरण्यक क्या होता है? आरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। भाई ऐसे वेद जिनको जंगल में बैठ के लिखा गया, पढ़ा गया, उन्हें पर क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। जंगल में बैठ के क्या करते हैं? इनको पढ़ा गया था, ठीक है। इनमें अपन जो रहस्यात्मक ज्ञान पे अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं आरण्यक में, ठीक है। तो आरण्यक समय में आ गया होता। देखो, पहले अपन ने देखा था क्या? वेद,
वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का ब्राह्मण, वेदों को क्या है भली बात समय निकली ब्राह्मण की रचना करी अपन ने। फिर अरण्य, अरण्य कैसे ग्रंथ जो जंगल में बैठ के लिखे गए थे, जंगल में पढ़े गए थे। और उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है समीप। उपनिषद, उप मतलब क्या होता है? समीप, समीप। तो ऐसे ग्रंथ जिनका जो ज्ञान है या ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना गुरुओं के समीप बैठ कर की गई थी, ठीक है, या इनका जो अध्ययन किया गया था गुरुओं के समीप बैठ कर किया गया था, तो इन पर क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपनिषद हो गए अपने। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें उपनिषद के बाद में, देखिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। 108 कितनी संख्या? 108 है। पर जो प्रमाणिक उपनिषद है, प्रमाणिक कितने अपने? प्रमाणिक उपनिषद जो है 12 है, जिसमें मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आएगा, बताओ सत्यमेव जयते, 100% क्वेश्चन आएगा, बताओ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आप क्या बताओगे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन, तो आप क्या बताओगे? बृहदारण्यक उपनिषद। कैसा है उपनिषद दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद क्या सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेदांग। ठीक है, अब देखिए ये थे अपने कौन से? स्मृति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ थे। अपन जो पढ़ रहे थे इनको पढ़ते हैं श्रुति ग्रंथ। अब आते हैं स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति में वेदांग, स्मृति, पुराण और रामायण, महाभारत। ठीक है, इसमें क्या वेदांग है, स्मृति है, पुराण है और रामायण प्लस महाभारत। ठीक है, तो ये कौन से ग्रंथ हो जाएंगे दोस्तों? स्मृति ग्रंथ हो जाएंगे। श्रुति ग्रंथ कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। जी एक टॉपिक की घंटा क्लास है, पर मैं समय कम है मुझे पता अपने पास में, इसलिए इतना फास्ट करा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना चाहिए। आपके बस दिमाग में बैठा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, आपके पर एक एक चीज समझा रहा हूँ, बस मैं स्पीड में बोल के क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट को। लिखा नहीं रहा मैं, लिखाने के लिए नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है, बैटरी का सिंबल आ रहा है उस पर। चल रही क्लास, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी अपन वेदांग क्या होते हैं, फटाफट से चलते हैं। वेदांग क्या होते हैं अपने? वेदांग देखिए, तो वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को बलि प्रकाश से समझने के लिए वेदांग की रचना करी। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे वेदांग, वेदांग कितने होते हैं अपने? थोड़ा देख रहे मोबाइल बनना हो जाए। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, तो ये क्या है अपने? 4 क्या दोस्तों वेदांग होते हैं। शिक्षा को बस क्वेश्चन ये पूछेगा, बताओ शिक्षा को वेदों को क्या कहते हैं? ठीक है, कल्प को क्या कहते हैं? व्याकरण को क्या कहते हैं? तो फटाफट समझ लीजिए। शिक्षा को अपन क्या कहते हैं? वेदों की नाक कहते हैं, वेदों की नाक कहते हैं। ठीक है, कल्प को अपन क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। व्याकरण को अपन मुख कहते हैं। निरुक्त को अपन क्या कहते हैं? कान कहते हैं। छंद को अपन पैर कहते हैं। ठीक है, और ज्योतिष को अपन आंख कहते हैं। यहाँ पे क्या है? ज्योतिष है। क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष को क्या कहते हैं अपन? ज्योतिष को अपन कहते हैं आंख। ज्योतिष को अपन कहते हैं आंख। और इसके बाद में छंद को अपन कहते हैं क्या? पैर। छंद को अपन क्या कहते हैं? पैर कहते हैं। छंद को पैर कहते हैं। ठीक है, तो अपने जो वेदांग अपने क्या है? ये वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। शिक्षा को वेदों की नाक कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? वेदों के ऊपर क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। कल्प को अपन हाथ कहते हैं। निरुक्त, ज्योतिष को आंख और छंद को अपन क्या कहते हैं? जो वेदों के पैर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक एक फैक्ट इंपोर्टेंट है। मेरी क्लास में मेरे मुंह से बोला गया एक एक शब्द इंपोर्टेंट है, इतना बस ध्यान रख लेना। ठीक है, और क्लास अगर इससे अच्छी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर तो आखिरी क्लास होगी। पहली बार बोल रहा हूँ आपसे, आखिरी बार बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे होगा अपना ये। इसके बाद अपन क्या पढ़ना? अभी वेदांत के बाद में अपन पढ़ते हैं पुराण। ठीक है, सूत्र। सूत्र, ठीक है, सूत्र देखते हैं। तो सूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 4 सूत्र होते हैं अपने। कितने होते हैं? सूत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए सूत्र में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, तो स्रोत, गृह, धर्म और सुलभ। ठीक है, 4 प्रकार क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। इनको आप याद कर लेना। ठीक है, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं पुराण पे। तो पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों? 18 है। कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए फटाफट पुराण समझ लीजिए। पुराण क्या है? पुराण, तो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी? 18 है। कितनी संख्या पुराणों की? 18 है। इसमें सबसे प्राचीन जो प्रमाण को प्राचीन वो है मत्स्य पुराण। नाम सुना होगा, मत्स्य पुराण, नाम सुना है? मत्स्य पुराण। अच्छा, विष्णु पुराण का नाम तो सबने सुना होगा, आई थिंक विष्णु पुराण तो सुना ही होगा आपने ना। तो विष्णु पुराण हुआ, मत्स्य पुराण हुआ। ठीक है, तो सारी क्या है? पुराण है। ठीक है, इनकी रचना करी थी ना वो महर्षि लोमहर्ष ने की थी। तो उसने लोमहर्ष ने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कि इसकी रचना किसने करी थी दोस्तों? तो महर्षि लोमहर्षि ने इसकी रचना करी थी। किसकी? पुराणों की। टोटल पुराण हमारे 18 होते हैं। इसमें सबसे प्राचीन पुराण हो गया, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण हो गया, यहाँ पे सबसे प्राचीन पुराण यहाँ पे मत्स्य पुराण है अपना। और इसके बाद अपन देखते हैं इसमें विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भगवत पुराण है, ब्राह्मण पुराण है। पर आपके लिए इंपोर्टेंट क्या देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज सजेस्ट की थी, वरदान टेस्ट सीरीज, और इसमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। इसके बाद आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, इसके बाद आपको FLT मिलेंगी, और मात्र 299 रुपये में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज। तो आप जल्दी से इसको परचेज कीजिए, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के हाल जाके वरदान टेस्ट सीरीज पे आप क्या करिए, मौर्य वंश की किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। 2 फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे जाके 6 दर्शन, 6 दर्शन है अपने यहाँ पे। एक स्मृति ग्रंथ हो रहे हैं, स्मृति की रचना जो वेदांग सूत्रों के बाद हुई थी। इसमें मनुस्मृति इंपोर्टेंट है, मनुस्मृति को तो स्मृतियां होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? स्मृतियां। स्मृतियां समझ ली, स्मृतियां क्या होती हैं? तो स्मृतियां क्या होती है? वेदांग सूत्रों के बाद होती है स्मृति। जो वेदांग अपन लिखते हैं वेदांग, उसके बाद रचना हुई थी किसकी? स्मृतियों की। स्मृतियों की रचना हुई थी। स्मृति सबसे इंपोर्टेंट है मनुस्मृति। नाम सुना होगा आपने, अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखे हो तो मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो मनुस्मृति तो क्या सबसे प्राचीन स्मृति है? कैसी है? सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहते हैं। शुंग काल में जो होता है ना, अपन आगे जाकर पढ़ेंगे शुंग काल, तो उसका मानक जो ग्रंथ होता है कौन सा होता है दोस्तों? मनुस्मृति होता है, ठीक है। इसका अपन देखते हैं 6 दर्शन, 6 दर्शन होते हैं, वो आपको दर्शन में बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 6 दर्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। अपन को क्या बोलते हैं? अपन को बोलते हैं षड दर्शन, ठीक है दोस्तों। नोट्स मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि मैं भूल ना जाऊं कुछ पढ़ाने में, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दिमाग दस काम कर रहा है, तो अगर मैं पढ़ाऊंगा बिना मन से ही तो आगे पढ़ा पाऊंगा इसमें, क्योंकि आगे तक तो मतलब भूल ही जाऊंगा क्या पढ़ाना क्या पढ़ने, क्रम नहीं रहेगा, याद है ना। तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि इनको कुछ छोड़ दो क्लास में। जैसे 6 दर्शन में देखिए, तो पतंजलि को अपन क्या कहते हैं? देखिए पहले अपन 2 दर्शन लिख लिए पहले अपन यहाँ पे। जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सांख्य दर्शन है। तो अब मैं बोल, योग दर्शन में कौन होता है यहाँ पे? योग दर्शन में कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि। अच्छा एक बात है दोस्तों, मेरी बोलने की स्पीड इतनी खतरनाक रहती है, सच बताना कमेंट करके, कि आपको कभी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको लगता है स्पीड थोड़ा कम कर लो, है ना। आपने ऐसा कोई टीचर नहीं देखा होगा सच में, आपने यूट्यूब पे क्लास ली हो तो टीचर ऐसे बिल्कुल आराम से बिल्कुल मरे है ना। मुझे पता है, नहीं है क्लासेस, मेरी स्पीड नेचुरली ऐसी है, मैं पढ़ाता हूँ ना, अपने आप स्पीड बनती है, अपने आप पढ़ाने स्पीड बनती है। तो कई लोगों को पता है इससे दिक्कत होती है, जब मेरे बोलने से बहुत स्पीड बोलता हूँ ना मैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा सा धीरे बोले या फिर स्पीड कम कर ले, बढ़ाने की आवश्यकता तो किसी को नहीं पड़ती हुई पूरी क्लास में। देखिए पतंजलि का क्या है? 2 योग दर्शन है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, बादरायण का उत्तर मीमांसा, कणाद का वैशेषिक दर्शन है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, गौतम का है न्याय दर्शन, ठीक है। तो इतने सारे अपने क्या हो चुके हैं दोस्तों? दर्शन हो चुके हैं, ठीक है। अभी अब अपन डालते हैं महाकाव्य पे, ठीक है। महाकाव्य जो अपना जो महाकाव्य बनाते हैं, ठीक है। जो मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ ना, पूरे सब सिलेबस में दिए उनको लेके चल रहा हूँ मैं, एक पॉइंट नहीं छोड़ सकता आपके लिए, इतना ध्यान रखना, वरना एक शब्द एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ज्ञान का भंडार है मेरे पास, किताबों की कमी नहीं है, शब्द एक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। बस यही क्वालिटी है मेरी। अपन आते हैं महाकाव्य पे। महाकाव्य समझिए, महाकाव्य क्या होता है? देखिए महाकाव्य तो भारतवर्ष के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत है, ठीक है। तो रामायण महाभारत समझिए, रामायण की रचना किसने करी थी? वाल्मीकि ने करी थी। जो रामायण है अपना और महाभारत, तो रामायण की रचना कौन कर रहा है? वाल्मीकि कर रहे हैं, वाल्मीकि जी ने करी थी। और महाभारत की रचना कौन कर रहा है? वेद व्यास कर रहे थे, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं? जय संहिता। महाभारत अपन क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जय संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है, महाभारत को। और रामायण को अपन जो जानते हैं, इसमें दिया नहीं है, शास्त्री संहिता, शास्त्री संहिता के नाम से अपन क्या इसको जानते हैं। तो महाभारत और रामायण को इतना इफेक्ट अपन करना है। अब देखिए अभी अपन ने पढ़ ली ब्राह्मण साहित्य। कौन से साहित्य पढ़े अपन ने? ब्राह्मण साहित्य। अब अपन पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। कौन से पढ़ेंगे दोस्तों? ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। क्लास आप पूरी लोगे तो ही मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगा, ध्यान रखना। पागल नहीं यहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला दूंगा आपके लिए। क्लास आप पूरी अटेंड करोगे तो ही मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं क्लास नहीं लूंगा।
क्लास पूरी ले लो तो कमेंट करना कि हमने पूरी क्लास ले ली है, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा आपने यहाँ तक क्लास देखी है। ये प्रूफ है कि आप यहाँ तक क्लास देख चुके हो, ठीक है। तो जो यहाँ तक क्लास देख रहा है कमेंट करेगा कि मैं पूरी क्लास ले ली है, ठीक है। चलिए 24 मिनट की क्लास तो हो चुकी है दोस्तों, इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ तब भी 24 मिनट की क्लास हो चुकी है अभी, ठीक है। अब अपन देखते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। तो बौद्ध साहित्य में देखो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ठीक है। तो मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें क्या त्रिपिटक होते हैं, क्या होते हैं, त्रिपिटक होते हैं। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक होते हैं, इसमें त्रिपिटक बोलते हैं इनको, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। और इसके बाद अपन देखते हैं जो जैन साहित्य है उनको अपन आगम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जैन साहित्य को अपन क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जिसमें कि आगम के अंदर क्या होते हैं, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र। 12 अंग होते हैं, ठीक है, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकरण होते हैं और 6 छेदी सूत्र होते हैं इसमें, ठीक है। तो 12 अंग, 12 प्रकरण, ठीक है। इसके बाद और देखिए इसमें देखिए दीपवंश होता है, दीपवंश, महावंश। जो अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जैन बौद्ध धर्म में दीपवंश है, महावंश है, अंग्युत्तर निकाय है जिसमें 16 मान, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपोर्टेंट। इसमें अंग्युत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इससे पर क्या मिलती है, अंग्युत्तर निकाय से। और इसमें है जो भगवती सूत्र है, इसमें जैन साहित्य में जो भगवती सूत्र है, इससे भी अपन क्या है, भगवती सूत्र से भी अपन क्या 16 महाजनपद की क्या दोस्तों अपन को जानकारी मिल रही है। तो इतना हो चुका है अभी अपना, ठीक है। इसमें अपन ब्राह्मण शास्त्र में इसको अपन देखिए जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको मैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य क्या होता है, देखिए अपन ने मैंने देखा था साहित्य अपन बांटा था, एक था ब्राह्मण साहित्य, एक लौकिक साहित्य था। तो लौकिक साहित्य में देखिए क्या आता है, सबसे पहले अपन देखिए लौकिक साहित्य में जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उसके बाद मुद्राराक्ष विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्राराक्ष, कवि लेखक विशाख दत्त। और कथा शरद सागर है सोमदेव की, हर्षचंद्र की बाणभट्ट, विक्रमांक चरित्र की बिलहण, और रायतरंगिणी और मृच्छकटकम सूत्र की। तो ये पुस्तक हुई। अब विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट, विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपन पढ़ने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण। तो देखिए इसमें क्या विदेशी यात्रियों के विवरण है। सबसे पहले अपन आते हैं चीनी, ठीक है, चीनी यात्री, यहाँ पे देख लीजिए चीनी यात्री है। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे यूनानी। इसके बाद अपने आते हैं कौन से, चीनी हुए, अपने यूनानी हुए और अरबी, ठीक है, 3 अपन देखेंगे। तो चीनी में कौन कौन आता है, चीनी में आता है फायान, ठीक है, हैंसोंग, ठीक है, इत्सिंग, ठीक है, और इसमें आता है हेरोडोटस, मेगास्थनीज यूनानी, ठीक है, मेगास्थनीज है। प्लिनी है इसमें, प्लिनी। और इसके बाद आता है टोलमी, और अरबी में आता है अल्बरूनी है, ठीक है। और यूरोप से भी आता है, यूरोप से कौन आता है, यूरोप से है यूरोप से मार्को पोलो, ठीक है, और निकोलो कॉन्टी, ठीक है। तो इतने सारे अपने क्या ये अरबी जिले के वजह चीनी आती, फायन आया था। तो फायन किस समय आया था, चंद्रगुप्त के समय आया था। किसके, चंद्रगुप्त समय आया था। इसने फू को की पुस्तक लिखी थी। हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके, हर्षवर्धन के, हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हैंसोंग के जो हर्षवर्धन समय में आया था, इसकी है सीयूकी, इसकी पुस्तक का नाम क्या, सीयूकी है। इत्सिंग जो था, इत्सिंग ये आया था 675 से 695 ईस्वी के समथिंग आया था, ठीक है। लामातार यूनानी, हेरोडोटस है, इसको अपन क्या इतिहास का जनक है या हिस्टोरिका का प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, किसको, हेरोडोटस को, ये इतिहास का जनक है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुक में सारे जो लेखक हैं वो आए थे, किस समय में आए थे, उनकी डेट वर सब लिखा हुआ, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत अपन देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, जैसे कि सिक्के हैं, ठीक है, अभिलेख हैं, और अभिलेख भी अपन पढ़ना है, अशोक के अभिलेख हैं। तो जैसे मौर्य काल पढ़ा होता है वहां पर कवर हो जाएंगे अपने अभिलेख वगैरह सिक्के पे। पुरातात्विक स्रोत तो क्या होता है, जैसे जैसे जो काल पढ़ते जाएंगे तो वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। अभी अपन को पढ़ना प्रागैतिहासिक काल। तो अब देखिए मुझे पढ़ाना तो इसी क्लास में था,
पर मुझे डाउट एक बात का जा रहा है कि आपको क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, पहली बात तो। दूसरी बात, ये वाला कंटेंट आपको कैसा लगा। तीसरी बात, अगर आप यहां तक पहुंचे हो, मैं जो बोल रहा हूँ इस पॉइंट तक पहुंचे हो, तो आप कमेंट कर दो कि मैं प्रागैतिहासिक काल की, देखिए प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदित्यासिक काल क्या होता है, फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है, फिर पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल, प्रापाषाण काल, इसमें अपने ये मध्य प्रदेश का हथनौरा आ जाता है, भीमबेटका मिर्जापुर है, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल है और ताम्र पाषाण काल। सिलेबस में देख ली, उठा के सिलेबस उठा के देख लो एक बार मेरे कहने पे। ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल स्पष्ट मेंशन है। इसको मैं इतने अच्छे समझाऊंगा बहुत प्यार से आपको, लेकिन समझाऊंगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप कमेंट करो फटाफट कि हाँ हमको नेक्स्ट जो टॉपिक है पाषाण काल उसकी क्लास भी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा। पता चला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास पूरी ले लेंगे और 2-4 मिनट क्लास देखी बंद कर दी है ना, तो मैं भी थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में करके। तो अगर आपको लग रहा है पसंद आ रहा है मेरा, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास अपनी हुई किसकी, विज्ञान की है ना, तो क्लास का वेट करना। विज्ञान की क्लास होती है दिन में 4 क्लास होने वाली है हमारी, ठीक है। क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, आप मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आपके लिए क्लास लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।